ये जो सरकार गिरी शेख हसीना की, आपने तो ये पूरा खेल अगस्त में देखा और थोड़ा बहुत आपने जुलाई में देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह काम 1 साल पहले से हो रहा है? 1 साल पहले से अमेरिका वहां पे बैठे हुए ढाका के अंदर कभी जमाते इस्लामी से मिल रहा है, कभी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी से मिल रहा है, कभी इसके घर में खाना हो रहा है, कभी उससे मीटिंग हो रही है। अब आप सोचिए, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, और बीते कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने घेर लिया। दोस्तों, ये यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बोला था कि जमाते इस्लामी के ऊपर ढक्कन लगा के रखो, जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया जाएगा। अमेरिका ने गेम खेला। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। 30 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। इसमें फोरफ्रंट में जमाते इस्लामी था, और जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि चाहती है बांग्लादेश में शरिया बने। अब आप बोलेंगे साहब, अमेरिकन का शरिया से क्या लेना देना है? क्या अमेरिकन हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट से लड़ नहीं रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका का यह खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। हम बात करते हैं इस्लामिक स्टेट की, हम बात करते हैं दाइश की। दाइश को भी हवा देने वाले अमेरिकन ही थे, जबकि अलकायदा ने ही उनको काटा था। अलकायदा ने 9/11 करा, 3000 अमेरिकन मारे, लेकिन अमेरिकन फिर बाज नहीं आए। फिर उन्होंने इस्लामिक स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी एक एरिया को डिस्टेबलाइज करने की। और क्या इस पूरे मामले के ताने बाने भारत से भी जुड़े हैं? अब आप ये सोचेंगे साहब, ये बांग्लादेश का मैटर, भारत से क्या लेना देना? दोस्तों, लेना देना है। मैंने परसों वीडियो करा था, उसमें मैंने आपको साफ तौर से बताया था कि जो काम पाकिस्तान में हुआ वही काम बांग्लादेश में हुआ, और वही ये काम चाहते थे कि भारत में भी हो। अचानक पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होती है 9 मई को, इमरान खान अरेस्ट होता है, ट्रिगर होती है मास प्रोटेस्ट, और इमरान खान ये कह रहा है कि साहब मैं तो जेल में था, मैं कैसे करवा सकता हूं प्रोटेस्ट? फौज का कहना है नहीं, तुम्हारे लोगों ने करवाया। इमरान खान ने बोला, साहब मेरे लोगों ने जो करवाया, अब मैं किसी की गर्दन पकड़ के तो बैठूंगा नहीं, आपने मुझे जेल में डाल दिया, ना मेरे पास मोबाइल फोन, ना मेरे पास कुछ, मुझे क्या पता। और काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100%, काफी हद तक इमरान खान सही बोल रहा है। और वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जानबूझ के डाला गया। पीटीआई के लोग भी थे उस प्रोटेस्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी के लोग उस प्रोटेस्ट में थे। दोस्तों, मैं 9 मई की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें ऐसे और भी लोग थे जिनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, और जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मौका मिला। ये बाहरी ताकतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करा। वही बाहरी ताकतें मिलके बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर चुकी हैं। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस हेड ऑफ गवर्नमेंट बना है, चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ही इज बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट ओनली। कहने को वैसे प्रधानमंत्री उसका रैंक नहीं है, लेकिन कहने को वही प्रधानमंत्री है, वही सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग। अब ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये बाहर रह रहा था विदेश में, इसको वहां से लाया गया। इसको कौन लाया? इसको क्यों हेड ऑफ स्टेट बनाया? लिटरली हेड ऑफ स्टेट है, मैं हेड ऑफ स्टेट बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। ही इज लिटरली हेड ऑफ स्टेट। उसको किसने बनाया हेड ऑफ स्टेट? इसको किसने वहां पे डाला और बोला कि अब तुम बांग्लादेश की किस्मत का फैसला करोगे। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूं स्टोरी दोस्तों अंदर की। बात यह है कि बांग्लादेश मीडिया ने यह लिखा है कि मैथ्यू बे ये फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी एट द यूएस एम्बेसी, जो वहां पे ढाका में यूएस एम्बेसी है, उसका फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। इसने जमाते इस्लामी के लीडर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर से इसकी 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को। 16 अक्टूबर 2023 को, ठीक है जी। इसकी मीटिंग होती है किसके साथ? इसकी मीटिंग होती है सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की, और इस बंदे का नाम है मैथ्यू बे। ये मीट करता है, और फिर धीरे धीरे बीएनपी, जो वहां पे मेन ऑपोजिशन अवामी लीग के बरखिलाफ जो पार्टी खड़ी है, उसके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। अमेरिका फंडिंग करती है, अमेरिका चाबी देती है, और अमेरिका कहती है कि जमाते इस्लामी को, देखो यार, जमाते इस्लामी के काडर बड़ा दंगा फसाद करेंगे बांग्लादेश में, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा प्रॉब्लम, यहां पे मारकाट होगी, खून बहेगा। एक काम करो, जमाते इस्लामी को ढील दो। जमाते इस्लामी को पकड़ के रखा था शेख हसीना ने। इस जहरीले सांप के फन पे जो पैर था वो शेख हसीना का था।
अब आप देखिए किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट की मिलीभगत होती है। ये मिलीभगत आपने भारत में भी देखी है। ये मिलीभगत मैं आपको बता रहा हूं भारत के साथ कैसे ताने बाने जुड़े हैं, मैं ये भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन समझने वाली बात है किस तरीके से जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स थे वहां पे बांग्लादेश में, उनको वहां से लिया गया। दे वर मेड टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट। मुद्दा था 30% रिजर्वेशन। किसके लिए? जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुक्ति बाहिनी मुक्ति योद्धा के बच्चे थे या उनके और रिलेटिव्स थे, उनके लिए मुद्दा एक पकड़ा गया। एक बात बताइए, जो ये प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर लोग घुस जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडरगारमेंट्स लेके और जो उसके बेड पे लेट रहे हैं और जो स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं और जो खाना निकाल के भाग रहे हैं, जो सोफा चोरी करके भाग रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। अगर ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं तो आई रियली फियर फॉर बांग्लादेश फ्यूचर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री एंड इफ दिस इज योर फ्यूचर देन माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम बांग्लादेश, योर फ्यूचर इज वेरी डार्क। बट सच बात तो यह है कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले थे, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले और ये एलिमेंट्स मिले जमात इस्लामी के, यानी कि लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स जो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, जो लेनिन की बात करते हैं, जो माओ की बात करते हैं, राइट? और उनके साथ जमात इस्लामी, वही कट्टर इस्लामिक और लेफ्ट, कट्टर इस्लामिक वामपंथी, इनका मिक्सचर, यही एक्सप्लोसिव मिक्सचर आपको देखने को मिला भारत में। दोस्तों, अब मैं भारत की सिचुएशन एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक और अखबार का हवाला देता हूं। यह है ढाका ट्रिब्यून। जो प्रिंट का आर्टिकल है वो 2 दिसंबर 2023 का है और ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल है 17 दिसंबर 2023, यानी कि प्रिंट के आर्टिकल के ठीक 15 दिन के बाद। यह बताता है कि यही बात रूस ने बोली। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। वही बात रशिया ने बोली है। इफ द रिजल्ट्स ऑफ द पीपल्स विल आर नॉट सैटिस्फैक्टरी टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अटेम्प्ट्स टू फर्दर डिस्टैब्लिश द सिचुएशन इन बांग्लादेश अलोंग द लाइन्स ऑफ द अरब स्प्रिंग आर लाइकली। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने बोला, एमवी जाखारोवा ने 17 दिसंबर 2023 को यह बात बता दी थी कि अगर अमेरिका के हिसाब से इस चुनाव के नतीजे नहीं आए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना आउट हो जाए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना इनके पकड़ में नहीं आ रही थी, राइट? शेख हसीना कह रही थी, अच्छा मुझे चाइना से ये मिलेगा, मुझे इंडिया से ये मिलेगा, मुझे बांग्लादेश के लिए क्या क्या मिल रहा है बताओ। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं अमेरिका की सीधी बात है। अमेरिका का यह है कि आपको जो करना है करो, आपको जैसे रहना है रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन दी एंड, अंत में क्या होगा, अंत में आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी, आप आग लगाओ, अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना। यह अमेरिका की डील है दुनिया से यार। और जो अमेरिका की बात नहीं मानता है उसकी सरकार गिरा दी जाती है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। अमेरिका यह सब कांड करता है यार। यही चीज यहां पे रूसियों ने, और रूसियों ने यह बात दिसंबर में बोल दी थी कि यह होने वाला है, यह अरब स्प्रिंग टाइप का होगा। लोग अब देखिए, यह अगस्त चल रहा है, राइट? यानी कि 8वां महीना साल का, ये दिसंबर में बोल रहे हैं, यानी कि आज से 9 महीने पहले इन लोगों ने बता दिया था कि सड़क से, अब किसी को 9 महीने पहले कैसे पता लग सकता है, आप खुद सोचिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं ये बात। दोस्तों, लगातार हम आपको बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरें लेकर आ रहे हैं और आज शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि एक गोरा मेरे पास आया था और वो हमारे देश के आसपास यानी एशिया में एक मिनी यूएसए बनाना चाहता था, यानी क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आज उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यूएसए का नाम लेकर उन्होंने कहा कि यूएसए हमसे एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन पीछे कई महीनों से वो लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा था शेख हसीना को कि आप हमें अपनी जमीन दें। लेकिन शेख हसीना ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था और जिसके कारण से ये जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें यूएसए का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए यूएसए के बारे में कहा कि तख्ता पलट जो हुआ है वो यूएसए के कारण हुआ है। अगर मैं सरेंडर कर देती तो शायद मेरी पार्टी ना गिरती, मुझे रिजाइन ना देना पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने उनके साथ समझौता नहीं किया और जिसके कारण से आज मेरी सरकार गिर गई है। इस द्वीप पर अमेरिका अपना एयरबेस बनाना चाहता था ताकि वो चाइना पर निगरानी रख सके और एशिया में भी अपना कब्जा जमा सके। आप ये देखिए, चाइना से पाकिस्तान इतना ज्यादा लोन ले चुका है कि वो अब हर चीज
चाइना के कहे मुताबिक उसको करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पैसों के बदले अपना एयरबेस अफगानिस्तान के खिलाफ यूएसए को दिया था और यूएसए में आज कोई अगर टक्कर दे सकता है तो कायदे में वो चीन है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चीन का इतना ज्यादा है कि वो दुश्मनी छोड़ो बिना उसके परमिशन के हिल तक नहीं सकता। एयरबेस देना तो बहुत दूर की बात है। और भारत से तो उम्मीद अमेरिका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भारत कभी भी ये चीजें नहीं करेगा कि वो अपनी जमीन पर किसी को एयरबेस बनाने का मौका दे या जो अपने पास एयरबेस है उसका इस्तेमाल करने की इजाजत दे किसी दूसरे देश के खिलाफ। और यही कारण है कि यूएसए के पास पे सिर्फ एक ही देश नजर आया, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में शेख हसीना रही हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक बांग्लादेश पर एक तरह से हुकूमत की, लेकिन जमीन देने वाली जो बात आई है उस पर शेख हसीना ने साफ तौर पर यूएसए को मना कर दिया। उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा संदेश भी अपने देश के लिए जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं देश में रहती तो अधिक जानी जाती और अधिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता। मैंने देश छोड़ने का अत्यंत कठिन निर्णय लिया। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना, आप मेरी ताकत थे। आपने जब चाहा मैं देश का नेतृत्व ना करूं तो मैं खुद हट गई और इस्तीफा दे दिया। यह समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी आवामी लीग के कई नेता मारे गए हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। आवामी लीग चुनौतियों से लड़कर बार बार खड़ी हुई है। मेरे लोग जो बांग्लादेश में हैं, हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। इंशाल्लाह मैं जल्द लौटूंगी। हार मेरी है लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। जिस राष्ट्र का सपना मेरे महान पिता ने देखा था और उसके लिए प्रयास किया, वो देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दी है। यह संदेश उन्होंने बांग्लादेश में अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही वापस लौटेंगे। अब इसमें एक चीज तो साफ है कि शेख हसीना की जो वापसी है बांग्लादेश में वो जल्द हो सकती है। दूसरी चीज है कि उन्होंने अब साफ तौर पर अमेरिका को एक तरह से पॉइंट आउट किया है कि उसकी वजह से ही आज बांग्लादेश के हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की वजह से है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसका लिंक बहुत इजीली बनता है। और जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि कई महीनों पहले ये चीजें क्लियर हो गई थी कि बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है भाई, और अपना दबदबा कायम रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ये हम सब ने देखा है। इससे जुड़ी हुई जो खबर है वो लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए